चलिए बात करते हैं नाभिकीय अम्ल न्यूक्लिक एसिड की। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी कोशिका के नाभिक में उपस्थित ऐसे पदार्थ जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं उन्हें नाभिकीय अम्ल कहते हैं। और नाभिकीय अम्ल है वो उनका आखिर दूसरा नाम क्या है, मैं आपको बता ही देता हूँ कि नाभिकीय अम्ल का दूसरा नाम हुआ करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। याद रखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, नाभिकीय अम्ल का दूसरा नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। आखिर ये न्यूक्लियोटाइड क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए नाभिकीय अम्ल है उसमें दो प्रकार होते हैं, एक डीएनए पढ़ते हैं और दूसरा हम पढ़ते हैं आरएनए। नाभिकीय अम्ल हमारे शरीर में करते क्या है? नाभिकीय अम्ल हमारे शरीर की कोशिकाओं में अंदर उपस्थित होते हैं, नाभिक के अंदर। और नाभिक के अंदर ये डीएनए है, एक हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ में, डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलकर एक रेशेदार संरचना बनाते हैं जिसको गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र किसके बने हैं? उत्तर आता है कि गुणसूत्र है जिन्हें आप क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र और क्रोमोसोम ये बने होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। क्वेश्चन यहाँ से पूछा था डीएनए के साथ कौन सी प्रोटीन जोड़ी जाती है जिससे गुणसूत्र बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं? तो आपका आंसर आता है हिस्टोन प्रोटीन जोड़ते हैं। अब इनका काम क्या है? तो देखो क्रोमोसोम और डीएनए की अगर बात करें तो इनका ओवरऑल देखें नाभिकीय अम्ल का काम क्या है। पहला, ये आरएनए बनाने में सहायता करते हैं। दूसरा, ये प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। तीसरा, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने में भी हेल्प करते हैं। ये नाभिकीय अम्ल के कार्य होते हैं। जिस तरह से डीएनए है उसी तरह से नाभिकीय अम्ल आरएनए होता है। डीएनए है उसकी फुल फॉर्म हुआ करती है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की फुल फॉर्म होती है, डीऑक्सी को हटा दीजिए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए, जब देखो डीएनए और यहाँ पर आरएनए, आरएनए की हम बात करें तो आरएनए की भी कुछ कार्य होते हैं कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए, लेकिन ज्यादातर जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, जिन्हें आप आगे जाकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि डीएनए को आखिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर आरएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा जाता है। तो हम बता दें आपको कि एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, तो देखो न्यूक्लियोसाइड में बता देता हूँ कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि नाइट्रोजनीकृत, नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजीनस बेस हुआ करते हैं और 5 कार्बन की शुगर होती है जिसको पेंटोस शुगर कहते हैं। यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार और पेंटोस शुगर, 5 कार्बन की शर्करा, दोनों मिलकर जो यूनिट बनाती है उसी यूनिट को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ दिया जाए कि न्यूक्लियोटाइड बन जाए, तो मैं कहूंगा न्यूक्लियोसाइड में आप फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दें, फॉस्फोरिक एसिड। तब आप कहेंगे न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोटाइड में है क्या? हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड में एक तो नाइट्रोजनीकृत यानी नाइट्रोजन युक्त बेस यानी क्षार होते हैं। दूसरी पेंटोस शर्करा, 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। और तीसरा इसमें होता है अलग से जो न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता, वो है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल होता है। तीनों को मिलाकर आप न्यूक्लियोटाइड की एक यूनिट कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस नाइट्रोजीनस क्षार बेस होता है, पेंटोस शर्करा होती है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है। अब हम बात करेंगे कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शर्करा आखिर इनमें कौन सी है न्यूक्लियोटाइड में। तो याद रखिए ये डिपेंड करता है कि डीएनए है कि आरएनए। डीएनए में अलग, आरएनए में अलग होती है। तो हम वन बाई वन करके पढ़ेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे डीएनए और आरएनए के अंदर आखिर
स्ट्रक्चर में, संरचना में आखिर क्या है, तो हम संरचना पढ़ रहे हैं, आखिर इसके अंदर है क्या। तो देखो डीएनए आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो देखो न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको बताया था नाइट्रोजीनस बेस है। तो नाइट्रोजीनस बेस है, उसमें भी दो टाइप है, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। आपसे पूछा जाए कि नाभिक की हमने डीएनए आरएनए में नाइट्रोजन युक्त क्षार हैं, आखिर वो कितने टाइप के हैं, तो दो टाइप के, एक प्यूरिन दूसरा पिरिमिडीन। कैसे पहचाने, प्यूरिन में डबल रिंग होती है, दोहरी रिंग होती है, डबल रिंग। इसमें इस संरचना में केवल एक रिंग दिखाई देती है, सिंगल रिंग वाले होते हैं, सिंगल रिंग वाले। प्यूरिन के अंदर दो क्षार आते हैं, एल्कीन मतलब ई लिखते हैं, गुआनिन मतलब जी लिखते हैं। यहाँ पर तीन आते हैं पिरिमिडीन में, एक होता है थायमिन जिसको ही लिखते हैं, एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन जिसको सी लिखते हैं, एक होता है यूरासिल, यूरासिल जिसको यू लिखते हैं। अब देखिए डीएनए आरएनए दोनों में देखा जाए तो नाइट्रोजीनस बेस की अगर बात की जाए, नाइट्रोजन के क्षार दो तरह के, एक तो डबल रिंग वाले हो सकते हैं प्यूरिन, सिंगल रिंग वाले हैं तो पिरिमिडीन। डबल रिंग में देखो प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन ए और जी, पिरिमिडीन में तीन, थायमिन साइटोसिन और यूरासिल। जब हम बात करें कि नाइट्रोजन के क्षार के आधार पर डीएनए में क्या है, तो डीएनए में देखो कौन कौन से क्षार है। डीएनए में इनमें से प्यूरिन तो ए और जी होते हैं, पिरिमिडीन में देखिए थायमिन और साइटोसिन होते हैं टी और सी। कौन सा नहीं है, यूरासिल नहीं है डीएनए, डीएनए में क्या नहीं है, यूरासिल नहीं है, याद रखिए। आरएनए में देखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरएनए में देखें तो देखो प्यूरिन दोनों होते हैं ए और जी, पिरिमिडीन है उसमें थायमिन की जगह। आरएनए में याद रखिए सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है कि आरएनए में कौन सा क्षार नहीं होता है, तो आरएनए में थायमिन नहीं होता, तो थायमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल। साइटोसिन वही है। देखिए इस बेस पेयर में डिफरेंस है, डीएनए में थायमीन होता है लेकिन आरएनए में थायमीन की जगह यूरासिल होता है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट। और इसके साथ में डीएनए आरएनए में आखिर कौन से किस तरह के क्षार के अंदर डिफरेंस मिलता है, प्यूरिन में कि पिरिमिडीन में, तो आपको बताया कि थायमीन और यूरासिल दोनों पिरिमिडीन है, इसका मतलब प्यूरिन तो दोनों में एक जैसे है, डिफरेंस किसमें है, पिरिमिडीन। याद रखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नाइट्रोजनस बेस के बाद में हम बात करें तो पेंटोस शर्करा है, 5 कार्बन की शर्करा, डीएनए आरएनए दोनों में। पूछ जाता है डीएनए आरएनए में जो शर्करा है, शुगर है, उसमें कितनी कार्बन है, 5 कार्बन, इसीलिए पेंटोज कहते हैं, पेंटा मतलब 5 होता है। तो देखो इन दोनों में पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर, पेंटा का मतलब होता है 5, पेंटोज शर्करा 5 कार्बन, दो तरह की होती है, एक का नाम है डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, और एक का नाम होता है राइबोज। डीऑक्सी राइबोज किस में है, तो आपका आंसर आएगा डीएनए में होती है, और ये किस में होती है, आरएनए। तो देखो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, आरएनए में कौन सी राइबोज, लेकिन दोनों में 5 5 कार्बन है, पेंटोज शर्करा होती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, नाभिकीय अम्ल डीएनए आरएनए के अंदर शर्करा के अंदर कितने कार्बन होते हैं, तो 5। किस टाइप की शर्करा होती है, पेंटोज, पेंटोज में डीएनए में कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में कौन सी होती है, राइबोज। इस तरह से आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए की जो डिफरेंस हुआ करते हैं, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखो डीएनए है उसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि एक तरफ डीएनए है और दूसरी तरफ आरएनए है, तो दोनों में आखिर अंतर क्या है, देखिए अंतर क्या है। डीएनए में शर्करा है, उसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज। आरएनए में जो शर्करा है उसका नाम है राइबोज शर्करा। दूसरा डिफरेंस देखिए, दूसरा डिफरेंस है कि डीएनए है वो मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, डीएनए एक तो नाभिक में मिलेगा, उसका के नाभिक में न्यूक्लियस,
दूसरा मिलता है नाभिक के अलावा। यदि आपके पास में पाउडर कोशिका है प्लांटेशन, तो उसे क्लोरोप्लास्ट मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। अरे तो और साथ में किसमें मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा इन दोनों ऑर्गन में मिलता है, इसलिए पूछा जाता है नाभिक के अलावा आखिर कौन से दो कोशिकांग हैं जिनमें डीएनए मिलता है? तो आपका उत्तर आता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। आरएनए सिर्फ कोशिका द्रव्य के अंदर मिलता है, कोशिका के द्रव्य के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में मिलता है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि डीएनए के अंदर जो क्षार हुआ करते हैं वो एडेनिन, गुआनिन, उसके बाद थाइमिन और साइटोसिन है। इसमें देखो क्षार का क्रम क्या है, इसमें क्षार होते हैं, बेस होते हैं। एडेनिन और गुआनिन तो होते ही हैं, लेकिन थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरासिल और साइटोसिन होता है। ये डिफरेंस है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ हुआ करता है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए तीन प्रकार के हुआ करते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो इस तरह से हम इनमें डिफरेंस भी देख सकते हैं कि डीएनए आरएनए में आखिर अंतर क्या है। डीएनए के अंदर देखा जाए तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, द्विकुंडलित संरचना है। ये बताऊंगा मैं आपको, द्विकुंडलित संरचना। आरएनए में देखा जाए तो एक कुंडली संरचना है और एक का कुंडल नहीं बनता है, इसका मतलब सिंगल स्टैंडर्ड है, एकल स्ट्रैंड वाला, एकल स्ट्रैंड वाला। ये इनमें डिफरेंस होता है। अब हम डीएनए की बात करें और आरएनए की बात करें तो इनके डिफरेंस के बाद में जब मैं बात करूंगा डीएनए की स्ट्रक्चर तो देखो डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर देखी है डीएनए की, तो साइंटिस्ट इनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। पूछा जाता है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल किसकी संरचना को प्रदर्शित करता है? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दी है? वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉटसन और क्रिक, ये दो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस संरचना को दिया है। इस तरह से संरचना होती है डीएनए। और इस संरचना में आप देखेंगे द्विकुंडलीय संरचना के अंदर इन्होंने ये बताया था कि यदि आपके पास एडेनिन है, ए है, तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ेगा। जी है तो डबल बॉन्ड साइटोसिन से। सी है डबल बॉन्ड गुआनिन से। और उसके बाद टी है तो डबल बॉन्ड ए से जुड़ेगा। इसका मतलब एडनिन थायमिन से या थायमिन एडनिन से जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन से या साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा, लेकिन जुड़ने के लिए ये बॉन्ड होना चाहिए। ये जो बंध है इनको कहते हैं हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। इसीलिए एक इधर अगर ए लिख दिया, इधर सी लिख दिया, इधर जी लिख दिया, तो यहाँ पर देखो ए के सामने टी आएगा, सी के सामने जी आएगा, जी के सामने सी आएगा। इस तरह जोड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए की टुकड़े संरचना का, आखिर डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें उसका अस्तित्व किसकी वजह से है? तो डबल हेलिकल है माने एक स्ट्रैंड दूसरे से जुड़ी हुई है, तो सिर्फ किसकी वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बंध की वजह से। हाइड्रोजन बंध के अलावा इसमें देखिए यहाँ पर या क्षार है, यहाँ पर शुगर जुड़ती है या फॉस्फेट जुड़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है। जिस बंध से जुड़ता है, न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, जिस बंध से जुड़ता है उस बंध का नाम है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइईस्टर बंध इस बंध से जुड़ती है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड के बीच में पूछा जाए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोटाइड के बीच में पूछा जाए तो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड यानी फॉस्फोडाइईस्टर बंध से जुड़ते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसकी एक स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड से किसके द्वारा जुड़ती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ती है, हाइड्रोजन बंध से जुड़ती है। आपसे ये पूछा जाए कि डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो आखिर इनमें से किस बंध के कारण है, तो उत्तर आता है हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है। और आपसे ये पूछा जाए कि अपनी एक स्टैंड अपने आप में खुद अस्तित्व बनाए रखती है, खुद बच जाती है, स्टैंड बनी होती है, वो किससे बनती है?
तो आप कहेंगे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है फॉस्फोडाइस्टर बंध से। इस वजह से फॉस्फोडाइस्टर बंध की वजह से स्टैंड बनी हुई है। देखिए दो स्टैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं, वो सिर्फ किसकी वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। एडनिन थाइमिन से कितने हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है? डबल से। गुआनिन साइटोसिन से कितने से जुड़ता है? ट्रिपल से। ये डबल और ट्रिपल क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंध होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इन्होंने बताया था कि इसका डायामीटर व्यास हुआ करता है 20 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर जो एक घुमाव हुआ करता है उसमें आप देखेंगे, एक घुमाव है उसमें होता है 34 एंगस्ट्रॉम वाला। एक घुमाव के अंदर कितने क्षार होते हैं? 10 क्षार हुआ करते हैं। और यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है। जैसे मैंने कहा एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर दूसरा यहाँ पर, दोनों के बीच की डिस्टेंस हुआ करती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। बस इतना से याद है। यही मॉडल वाटसन क्रिक मॉडल है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। चलिए हम बात करते हैं डीएनए के बाद आरएनए। आरएनए की संरचना में डबल हेलिकल नहीं होती। आरएनए है उसकी खासियत हुआ करती है कि आरएनए है वो तीन तरह के होते हैं। एक कहलाता है एमआरएनए, दूसरा कहलाता है टीआरएनए, और तीसरा कहलाता है आरआरएनए। एमआरएनए है मतलब एम का मतलब मैसेंजर, संदेश वाहक है। मैसेंजर आरएनए संदेश ले जाता है, संदेश, संदेश वाहक। टी का मतलब है ट्रांसफर आरएनए, ये अमीनो अम्ल को ट्रांसफर कराता है, स्थानांतरण कराता है, इसलिए ट्रांसफर आरएनए कहलाता है। और ये आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए ये राइबोसोम के अंदर उपस्थित होता है। देखिए यहाँ पर एम का मतलब मैसेंजर आरएनए, संदेश है इसके अंदर कि कौन सा अमीनो अम्ल आकर इससे जुड़ेगा, उन अमीनो अम्ल को लाएगा कौन? टीआरएनए, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर कराता है सेल के साइटोप्लाज्म से, कोशाद्रव्य से अमीनो अम्ल को लेके आता है जब प्रोटीन का निर्माण होता है तब, और लाने के बाद में इनके हिसाब से एमआरएनए के हिसाब से जोड़ता जाता है। आरआरएनए ये राइबोसोम के अंदर उपस्थित होता है। राइबोसोम आपकी कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गेनेल, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, वहां पर ये उपस्थित होता है। तो देखो यहाँ पर आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला आरएनए करीबन 80% तक मिलता है, वो कौन सा है? आरआरएनए। लेकिन जो सबसे कम मात्रा में मिलता है वो होता है एमआरएनए। लेकिन इसमें एक और सबसे बढ़िया खासियत है, क्लोवर लीफ मॉडल। लीफ मॉडल किसकी संरचना को बताता है? टीआरएनए की संरचना। तो इस तरह से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं कि सबसे पहले आरएनए के कितने प्रकार, तो आप कहेंगे तीन प्रकार, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा है? आरआरएनए। सबसे कम मात्रा में कौन सा है? एमआरएनए। उसके बाद एमआरएनए का काम क्या है? तो एमआरएनए प्रोटीन निर्माण के समय इस तरह से व्यवस्थित होता है, इसके अंदर संदेश हुआ करते हैं अमीनो अम्ल को एक निश्चित क्रम में जोड़ने के लिए, यही उत्तरदायी है, यही प्रोटीन में सबसे बड़ी सहायता करता है। टीआरएनए ट्रांसफर कराता है अमीनो अम्ल को कोशाद्रव्य से, साइटोप्लाज्म से लेके आता है, और यहाँ पर वन बाई वन करके जोड़ता जाता है, इसलिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। जुड़ने के बाद इनके बीच में बॉन्ड बन जाते हैं, बंध बन जाते हैं, और उसके बाद प्रोटीन बनती है जो राइबोसोम के अंदर बनती है। इसलिए राइबोसोम को, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि डीएनए के अंदर, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, डीएनए के अंदर एक और सबसे बड़ी खासियत होती है, वो क्या है? देखिए डीएनए के अंदर होता है रेप्लिकेशन। इसलिए डीएनए के लिए टर्म यूज करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है फोटोकॉपी तैयार होना। डीएनए से, एक डीएनए से दूसरा एग्जैक्ट डीएनए बनने को ही डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। बनता कैसे है कि एक डीएनए हुआ करता है, जैसे मैंने कहा ये डीएनए की रचना एक, अब ऐसे दो कैसे बनेंगे? मैंने कहा एक तो यहाँ लिखते हैं थ्री डैश, तो इस सिरे पर लिखते हैं यहाँ पर घूमता हुआ, इस सिरे पर फाइव डैश, यहाँ फाइव डैश है तो क्या लिखते हैं? थ्री डैश, और यहाँ पर लिखते हैं उल्टा, थ्री डैश है तो सामने फाइव डैश, यहाँ फाइव डैश है तो सामने थ्री डैश। देखो इसका मतलब ये हुआ कि एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के विपरीत है। या थर्ड
थर्ड है तो यहाँ फाइव है, यहाँ फाइव है तो यहाँ थर्ड है। और इसके बनेंगे दो दो, कैसे बनते हैं देखो। एक तो पुरानी वाली स्टैंड आती है इनमें से, और मैं एक नई बनी बना देता हूँ, ऐसे अलग हो जाते हैं देखो। दोनों पुरानी पहले अलग किए देता हूँ मैं, इस तरह से अलग। ये दोनों अलग हो गई, ये एक इधर अलग हो गई थ्री डैश, और एक यहाँ पर थ्री डैश से फाइव डैश, यहाँ वाली फाइव डैश से थ्री डैश। ये दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद में अब बनेंगे कैसे, बनाने का तरीका देखो। अब नई स्टैंड बनेगी इस पर, ये पुरानी वाली है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये ओल्ड है, ये भी ओल्ड है। अब इस पर नहीं बनेगी, थ्री डैश के सामने यहाँ पर स्टैंड बनेगी नई, ये यहाँ पर बनेगी सामने नई। थ्री डैश के सामने फाइव डैश, और ये फाइव डैश के सामने थ्री डैश, ये थ्री डैश के सामने फाइव डैश के सामने थ्री डैश। तो ये तो देखो न्यू स्टैंड है नई वाली, ये भी नई स्टैंड है जो मैंने रेड से दिखा दिया। अब यहाँ पर एक डीएनए से देखो कितने बनेंगे, दो बन गए। एक डीएनए से इस तरह से दो डीएनए का बनना, उसकी फोटोकॉपी तैयार होना, डीएनए रेप्लिकेशन यानी प्रतिलोमन कहलाता है। डीएनए रेप्लिकेशन में एक डीएनए से दो डीएनए बन तो गए हैं, लेकिन हर डीएनए के अंदर जो डॉटर डीएनए बने हैं, पुत्री डीएनए बने हैं, जो नए डीएनए बने हैं, उनमें खासियत क्या है कि इसके अंदर एक तो नई स्ट्रैंड है और एक पुरानी स्ट्रैंड। देखिए यहाँ भी एक नई वाली है, दूसरी क्या पुरानी वाली, इसलिए इसको डीएनए रेप्लिकेशन को नाम दिया गया है अर्ध संरक्षित। डीएनए प्रतिलोपन हुआ तो है, फोटोकॉपी हुई है, लेकिन पूरी नहीं हुई। अर्ध संरक्षित मतलब है कि आधी संरक्षित है, मतलब है कि इसमें से दो में से आधी स्टैंड, मतलब एक स्टैंड पुरानी और एक ऐसी नई, जिसको अर्ध संरक्षित या सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा है, तो आप कहते सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब नए बनने वाले डीएनए में एक पुरानी स्टैंड और दूसरी नई स्टैंड होती है, दोनों स्टैंड नहीं आती। इसको कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। इस तरह से मैं आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट है लगातार मैं पढ़ाता जाऊंगा। आप केवल अपनी रणनीति को स्पष्ट बनाए रखें और प्रयास करते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।